नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। दिल्ली का बॉस कौन होगा? दिल्ली में किसके पास कितनी शक्तियां होगी? एलजी और सीएम का अधिकार क्षेत्र क्या होगा? लगता है एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत को यह बताना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट में संशोधन को दोनों सदनों में पास करा लिया है। अब इसके कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। दिल्ली में अधिकारों की जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा से एनसीटी एक्ट को पास करवा लिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और दिल्ली में एलजी की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार की लीगल टीम इस बिल में हुए सभी बदलाव को देखेंगी और इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस अमेंडमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होता है। इसी को आधार बनाकर दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि अगर दिल्ली में फैसले लेने का आखिरी अधिकार एलजी के पास होगा तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्या काम करेगी? मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक के होने का औचित्य क्या है? कारण इस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार का कोई भी फैसला लेने से पहले एलजी की अनुमति जरूरी हो जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से कई बार अधिकारों की जंग हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच का फैसला आने के बाद लगा कि मसला अब सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन फैसलों में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में अधिकारों की जंग छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं इस बिल को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 6 साल में बहुत काम हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देश में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इससे बीजेपी डरी हुई है। नरेंद्र मोदी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश में कहीं भी बीजेपी मॉडल, मोदी मॉडल नहीं, केजरीवाल मॉडल और दिल्ली मॉडल की बात हो रही है। आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन है। मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है। मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं अब लोग। और कहीं ना कहीं ये बात होने लगी है, भाई मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी बेहतर लीडर हो सकते हैं देश के लिए। उनका गवर्नेंस का मॉडल देश के लिए बेहतर गवर्नेंस मॉडल हो सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे तो धीरे धीरे एक दिन वो देश के ऐसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं भाई ये तो काम करता है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है, जुमला नहीं बोलता। ये मैनिफेस्टो में कुछ और लिखे और बात कुछ और करे, ऐसे नहीं करते। ये टोकनिज्म नहीं करते कि जी 4 लोगों को फ्री बिजली का फायदा दे दिया और उसके बाद में सब इधर उधर हो गई बात। अगर दिल्ली में बिजली फ्री ऐलान करते हैं तो 2/3 आबादी के घर बिजली के बिल 0 आते हैं। ये बात लोग समझ रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो फिर सबके लिए महिलाओं के लिए बस फ्री है, कि टोकनिज्म में नहीं है कि इस सेगमेंट के लिए, उस सेगमेंट के लिए, अमीर गरीब हर महिला के लिए बस फ्री है। तो मैं कह रहा हूं कि इनकी नींद हराम हो गई है इस वजह से, और अच्छे कामों को रोकने के लिए आज मोदी जी नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो केजरीवाल जी से घबरा गए हैं। तो एनसीटी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। एनसीटी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी केजरीवाल सरकार। संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है एनसीटी बिल। कल राज्यसभा में भी पास हो गया था एनसीटी बिल। एनसीटी बिल में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति दी गई है। वह दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। साथी को छुड़ाने के लिए फायरिंग की गई। मौके पर पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस और
बदमाशों में मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा घायल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन करने में जुटे। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई। अपने साथी को छुड़ाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और बदमाशों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई। लोग कुछ समझ पाते तब तक दनादन गोलियां चलने लगी और उसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस ने बदमाशों को खदेड़ने के लिए फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को ढेर कर दिया गया, जबकि एक जख्मी है। कहा यह जा रहा है कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बदमाश वहां पर हथियार के साथ मौजूद थे पहले से और फायरिंग करते हुए बेखौफ तरीके से वहां पर देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही मामले को कंट्रोल में कर लिया। बदमाशों के बीच पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीटीबी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये सभी बदमाश कौन थे। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जिसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जिस बदमाश को लाया गया था, जो आरोपित है, उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग की गई थी। रिंकू शर्मा की हत्या हो, चेन स्नैचिंग हो या बम, वो अपने आप में अपराध हैं और उन पे नियंत्रण होना चाहिए। पर लोग आए बदमाश मोटरसाइकिल पे बैठ के, स्कॉर्पियो पे बैठ के और अपराधी को छोड़ा ले जाए दिन दहाड़े, अस्पताल जैसे व्यस्ततम इलाके के सामने जहां पुलिस फोर्स रहती है और बाकायदे इनकाउंटर करें। ऐसी घटना तो मैं समझता हूं बहुत दिनों बाद दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती है। पर मैं पूछना चाहता हूं, गृहमंत्री जी कहाँ हैं? बंगाल में वहाँ पे उनके प्रदेश अध्यक्ष साथ घूम रहे हैं, जो बरमूडा पहना रहा है एक मुख्यमंत्री को। मैं समझता हूं कि बहुत ही राम भरोसे छोड़ दिया गया है केंद्र सरकार को। रिंकू शर्मा के जीटीबी अस्पताल की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बताया जा रहा है कि कुलदीप फज्जा नाम के एक बदमाश को 3rd बटालियन मंडौली जेल से यहां अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही बदमाश कुलदीप फज्जा अस्पताल पहुंचता है, पहले से घात लगाए उसके 5 साथी यहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएँ तस्वीरें अपने दर्शकों को। यही वो इलाका है, यही वो गाड़ी है जिसमें कुलदीप फज्जा आया था और पुलिस 3rd बटालियन उसके साथ थी। जैसे ही इलाज कराने के लिए आगे की तरफ ले जाते तभी कुछ अज्ञात बदमाश जो कि कुलदीप फज्जा के साथी बताए जा रहे हैं, उन्होंने आंखों में मिर्च डाली। पुलिस अधिकारियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए क्रॉस फायरिंग की और उसमें बताया जा रहा है कि कुलदीप फज्जा का एक साथी मौके पर ढेर हो गया है, जबकि एक साथी घायल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो बदमाश आए थे वो कुलदीप फज्जा को छुड़ाकर ले जाने में कामयाब रहे हैं। तो कह सकते हैं राजधानी दिल्ली का जीटीबी अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और वहीं शातिर बदमाश जो कि काफ़ी समय से मंडौली जेल में चल रहा था, उसको छुड़ाने में कामयाब रहे। कैमरा पर्सन सैयद नदीम के साथ इसरार अहमद, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता जो वहां का जायजा ले रहे थे, आपको बता दें कि ये वही तस्वीर है जहां बदमाशों के बीच, यानी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। लेकिन ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जो सबसे व्यस्तम इलाका जीटीबी अस्पताल, जहां काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद होते हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है। बदमाशों ने इस तरीके की ज़रूरत की, जहां फायरिंग करते हुए वहां पहुंचकर अपने साथियों को छुड़ाया। और आपको बता दें कि पुलिस ने मोर्चा तो संभाला, लेकिन बाकी बदमाश भागने में कामयाब हो गए। एक को ढेर किया गया, एक गंभीर रूप से जख्मी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी द्वारा व्यापारियों को कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क जमा करने के नोटिस भेजने पर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान
होर्डिंग्स लगाकर कन्वर्जन शुल्क माफ करने का दावा किया था और कन्वर्जन शुल्क माफ करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया था। इसके बावजूद भाजपा शासित नॉर्थ और साउथ एमसीडी व्यापारियों को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क जमा करने का दबाव बना रही है। साथ ही शुल्क नहीं जमा करने पर दुकान सील करने की चेतावनी भी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने एक बार पहले भी कई दिनों तक यह मामला उठाया था कि किस तरह से भाजपा शासित दिल्ली के नगर निगम बार बार दिल्ली के व्यापारियों को परेशान और उनसे करोड़ों रुपये की उगाही करने की नीयत से कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज का मामला उठाते हैं। पहले भी मॉनिटरिंग कमेटी का बहाना बनाकर एमसीडी ने करोड़ों रुपये दुकानदारों से वसूले थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने नगर निगम से पता किया तो पाया कि तीनों नगर निगम ने कई हजार करोड़ रुपये कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज के नाम पर इकट्ठा किए हैं। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ उस मार्केट के विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है और यह सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंतर्गत जाता है, जिसको किसी और काम में खर्च नहीं कर सकते हैं। हमें पता चला है कि यह सारा पैसा इन्होंने खत्म कर दिया है और इस खाते में 10% भी पैसा नहीं बचा है। इसके ऊपर कई दिनों तक ये मामला उठाया था कि किस तरीके से दिल्ली के नगर निगम बार बार दिल्ली के व्यापारियों को परेशान करने की नीयत से और उनसे करोड़ों रुपए की उगाही करने की नीयत से कन्वर्जन चार्ज का मामला और पार्किंग चार्ज का मामला उठाते हैं। पहले भी जो था, मॉनिटरिंग कमेटी का बहाना बनाकर एमसीडी ने करोड़ों रुपए दुकानदारों से वसूले और इसके बारे में हमने नगर निगम से पता किया तो तीनों नगर निगमों ने कई हजार करोड़ रुपए कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज के नाम पे इकट्ठे किए। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उस मार्केट के विकास कार्यों के अंदर खर्च किया जा सकता है। एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर जाता है पैसा, जिसको आप किसी और काम के लिए खर्च नहीं कर सकते। और हमें पता चला कि ये सारा का सारा पैसा इन्होंने खत्म कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुबह प्रगति मैदान के पास मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों का नाम रोहित चौधरी और प्रवीण बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान क्राइम ब्रांच ने इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। सुबह सुबह क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 2 वांटेड क्रिमिनल्स को आफ्टर अ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर भैरव रोड भैरव मंदिर के पास गिरफ्तार किया और इस बारे में क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। जो मुलजिम थे उन दोनों को इंजरी आई थी तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और अभी हॉस्पिटल से पता चला है कि उनको ट्रीटमेंट करने के बाद अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम मिलने से पूरे देश में हड़कंप मच गया था, लेकिन जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी और मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे का नाम सामने आया, उससे पूरा देश सन्न रह गया। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रामदास अठावले ने कहा कि इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र का मुंह काला हो गया है और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की है। तो उन्होंने मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और उसमें से 4 करोड़ का जो चेक है वो दीक्षा भूमि समिति को दे दिया है। तो उसी तरह मतलब नागपुर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने भी 2 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे और उसमें से 40 करोड़ रुपए का चेक 2 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मतलब वो 40 करोड़ का चेक दिया है, बाकी 60 करोड़ देना बाकी है।
अभी ये उद्धव ठाकरे सरकार ने वो पैसा देना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ब्लाइंड मर्डर मामले को 24 घंटे में सुलझाया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। आपसी रंजिश में की गई थी युवक की हत्या। रेलवे ट्रैक के पास मिली थी युवक की डेड बॉडी। युवक की पहचान राम कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एसएचओ अनंत कुमार गुंजन के नेतृत्व में जांच शुरू की है। वहीं साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी आरपी मीना ने बुधवार को बताया कि मृतक राम कुमार हरिनगर जयपुर एक्सटेंशन में रहते थे। उनके शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले थे। उपायुक्त ने बताया कि तकनीकी सर्विलांस और अन्य माध्यमों से जब छानबीन की गई तो आरोपियों के बारे में सुराग मिला। उसके आधार पर पुलिस ने सबसे पहले 22 साल के प्रदीप को गिरफ्तार किया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों सानू नायडू और समीर को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की है जो हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है उससे तो लगता है कि दिल्ली में भी और राज्यों की तरह दिक्कत हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन लागू की है कि होली और नवरात्रों को लेकर कड़े कदम उठाए जाने को लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। होली अपने घरों में ही मनाएं। बाजारों में भीड़ को लेकर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है और डीएम और डीसीपी द्वारा आदेश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि आप बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें। मेट्रो स्टेशन के नीचे ही कोरोना की नई गाइडलाइंस की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, यानी कि लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, लेकिन फिर भी लोग इसे ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही गलत है जिस तरीके से दिल्ली सरकार और भाजपा शासित नगर निगम की लापरवाही से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और जब हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार को भी, भाजपा शासित नगर निगम को भी और खुद मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। और ये जो सिविल डिफेंस के लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने सरकारी जामा पहनाने की कोशिश की है, उनको कम से कम कुछ ट्रेनिंग देकर ये समझा का ये फेलियर साबित हो रहा है। क्योंकि जब से कोविड आया है और पिछले 1 वर्ष से लगातार दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आए, कंट्रोल में आए, उसके लिए या तो भारत सरकार हरकत में नज़र आती है कि लोगों को की जान बचाई जाए, या फिर नगर निगम काम करती हुई नज़र आती है। दिल्ली सरकार सिर्फ अपने डीएम को नोडल इंचार्ज तय करने के बाद उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो आज दिल्ली की जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के और जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, वो लोगों में कहीं उनको हमने जन जागरण अभियान चलाते उनको नहीं देखा, लोगों को अवेयर करते नहीं देखा। सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार अपना विज्ञापन तो लगाती है, कोविड के बारे में कुछ करती नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर ये तीसरी लहर आ रही है और इसने अगर ये लहर बढ़ी तो इसका मुख्य कारण दिल्ली सरकार है। और दिल्ली के बाद एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी कानपुर में लागू हुआ है कमिश्नरेट सिस्टम। आपको बता दें कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद वाराणसी कमिश्नरी में आएंगे 18 थाने, जबकि 10 थाने ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे। कानपुर कमिश्नरी में 34 थाने होंगे और कानपुर आउटर में 11 थाने होंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के पास सभी थानों की लिस्ट मौजूद है। योगी कैबिनेट में कमिश्नरेट सिस्टम को आज ही मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी और मुहर लगने के बाद कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरी प्रणाली को लागू कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस कानपुर और वाराणसी के कमिश्नरी प्रणाली जो लागू किया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से थाने आने वाले हैं, ये पूरी लिस्ट हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कानपुर और वाराणसी के लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी का माहौल है, इसलिए कि क्राइम व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और वाराणसी कानपुर में आज से
कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 4 शहर यानी कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, ये 4 शहर ऐसे हैं जो कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। और आज ही 2 शहरों के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी और मुहर लगते ही हमने उन सभी लिस्ट यानी कि उन थानों की लिस्ट भी हम आप टेलीविजन स्क्रीन पर है जो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।